तो यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है ना कि आप सुबह जाते हो माइक्रोसॉफ्ट में, एक ही दिन में तीनों राउंड ऑफ इंटरव्यू दे देते हो और शाम को मेल भी आ जाता है कि यू हैव बीन सेलेक्टेड। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि टीयर 3 कॉलेज में काइंड ऑफ ट्रेंड होता है कि यार सर्विस बेस्ड कंपनी में ही जाएंगे, या फिर उसके बाद से भी फर्स्ट ईयर वगैरह में आया हुआ था तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता था क्योंकि कंप्यूटर वगैरह के बारे में कभी पढ़ा नहीं है। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम एंड आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। आज की इस वीडियो में एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हम बात करते हैं। इनका नाम है शुभम। शुभम राइट नाउ बीटेक कर रहे हैं। इनकी जो ग्रेजुएशन है वो भी 2022 में कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही साथ ग्रेजुएशन के साथ में इनके पास माइक्रोसॉफ्ट का भी एक ऑफर है। तो इस वीडियो के अंदर शुभम अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और साथ ही साथ वो रोड मैप या फिर कहें तो पाथ शेयर करेंगे जो कि उन्होंने फॉलो किया टू गेट इनटू माइक्रोसॉफ्ट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय शुभम, तो सबसे पहले यार अपना एक इंट्रो हो जाए। हाँ वशीम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक बोलना चाहूंगा कि आपने मुझे यहाँ पे मीटिंग पे बुलाया जिसके थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस को जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको शेयर कर सकूँ। तो हेलो गाइस, माय नेम इज शुभम मिश्रा एंड करेंटली आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज Ghaziabad through CSE stream. I have got placement offer from Microsoft as a C, and that's all. ओके, तो अभी आप जो बीटेक कर रहे हो वो सीएच ब्रांच में है या फिर आईटी में है या कोई और ब्रांच से? वसीम, मैं तो CS ब्रांच से हूँ। ओके, तो जो ये माइक्रोसॉफ्ट की अपॉर्चुनिटी है शुभम, ये आपको कैसे मिली? मतलब ऑन कैंपस हुआ था या फिर ऑफ कैंपस? एक्चुअली ये जो अपॉर्चुनिटी जो हुई थी मिली जो थी मुझे, वो मेरे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर जो थे उन्होंने हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म लिंक दिया हुआ था। आई गेस यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट के थ्रू जो भी हायर कर रही हो माइक्रोसॉफ्ट, तो उन्हें पता चला हो या फिर जो भी हुआ तो उनके थ्रू हम लोगों को पता चला था कि माइक्रोसॉफ्ट इज हायरिंग राइट नाउ। एंड फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग, आई बीन ट्राइंग टू आई हैव like get into this kind of big techs like Amazon, Microsoft and Google. तो मैं तो स्टार्ट से ही उनके करियर पेज वगैरह में फॉलो करते रहता हूँ या फिर फॉर्म्स वगैरह भरते रहता हूँ। तो मैंने तो वहीं पे भरा हुआ था आई गेस नवंबर और दिसंबर में, और फिर उसके बाद से अगस्त ये फरवरी में हम लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म लिंक आया था। प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर द्वारा हम लोगों को मिला था, तो वो हम लोगों ने फिल किया था। उसके बाद से भरा तो वैसे मैंने नवंबर दिसंबर में ही था, पर ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म लिंक भरने के बाद से हम लोग को फिर मीटिंग ये टेस्ट लिंक आया हुआ था 26 से फिर 27 फरवरी को। और ये टेस्ट कोडिंग राउंड हम लोग क्लियर करने के बाद से 4 मार्च को मेरे पास मेल आया था कि यू हैव इंटरव्यू शेड्यूल्ड एट 11th ऑफ मार्च, और 11th मार्च को मेरा इंटरव्यू था और उसी दिन रात में हम लोग को रिजल्ट भी पता चल चुका था कि कांग्रेचुलेशन, यू हैव क्लियर्ड माइक्रोसॉफ्ट एंड वी आर एक्साइटेड टू ऑन बोर्ड यू। ओके, तो आपके 2 ही राउंड हुए बस? नहीं नहीं, एक्चुअली कोडिंग राउंड एक था और फिर हाँ, मतलब कोडिंग देन उसके बाद में इंटरव्यू राउंड, या इंटरव्यू में भी मल्टीपल राउंड हुए थे? हाँ हाँ, तीन तीन राउंड हुए थे उसमें। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में ये होता है कि ये होता है बार रेजर राउंड होता है, उसमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं। एचआर क्वेश्चन भी हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है। बाकी दो प्रॉपर टेक्निकल होते हैं और ये एचआर टेक्निकल कुछ भी हो सकता है। वो आपके इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस समय क्या पूछना चाहता है, और मे बी आपके प्रीवियस 2 इंटरव्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, राउंड के ऊपर, कि आपने उसमें कैसा परफॉर्म किया है। ओके, तो तीनों जो इंटरव्यू राउंड्स थे वो एक ही दिन में हो गए या फिर आपको वेट करना पड़ा, मतलब डे आफ्टर डे हुआ? नहीं नहीं, तीनों राउंड तो एक ही दिन पे हुए थे आई गेस। अब 30 या फिर 40 मिनट के इंटरवल के बीच में हुआ था। जैसे पहला राउंड जो मेरा था 9 बजे से स्टार्ट हुआ था, पर इंटरव्यूअर थोड़ा लेट थे तो 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक था। तो फिर उसके बाद से 11:25 पे मेरा दूसरा था, और फिर 2:10 पे मेरा तीसरा राउंड था। तो यही 3 राउंड थे। उसके बाद से फिर रात को कॉल आया, मेल आया कि ओके, यू आर सेलेक्टेड। तो यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है ना कि आप सुबह जाते हो माइक्रोसॉफ्ट में, एक ही दिन में तीनों राउंड ऑफ इंटरव्यू दे देते हो और शाम को मेल भी आ जाता है कि यू हैव बीन सेलेक्टेड। हाँ, बढ़िया फीलिंग तो थी उस समय। एक्साइटमेंट भी था और काइंड ऑफ नर्वस में था कि जब 3 राउंड तक आप पहुंच चुके हो तो उसके बाद से आपको बहुत सारी एक्सपेक्टेशन भी रहती है कि यार यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो एक बाउंड्री होता है वो क्रॉस कर लिया है कि नहीं कर लिया है। तो बहुत एक्साइटमेंट भी था और नर्वसनेस भी थी तीसरा राउंड देने के बाद से कि यार हुआ या नहीं हुआ। पर हाँ, अपने अंदर तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ यार अच्छे से दिया हुआ है तो हो ही जाएगा। पर हु नोज क्या हो क्या ना हो, क्योंकि बहुत हद तक आपका इंटरव्यू वगैरह जो होता है वो लक के ऊपर डिपेंड करता है। लक सही रहा तो सही है, और नहीं सही रहा तो उस केस में आप पिछड़ जाते हो। सो व्हाट आई फेल्ट टिल नाउ कि यार लक भी कुछ हद तक मायने रखता है आपके इंटरव्यूज वगैरह में। तो
तो शुभम आपको ऑफर मिल गया, दैट इज़ वेरी गुड, बट जो प्रिपरेशन पार्ट रहता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जब हम जाते हैं ना, तो यार काफ़ी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती है, नो डाउट। डीएसए हो गया, सिस्टम डिज़ाइन वगैरह हो गया, है ना। तो ये सब प्रिपरेशन जो है वो आप ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन ही कर रहे थे, या फिर एक टाइम दिया कि 3 से 4 महीने पहले प्रिपरेशन करता हूँ उसके बाद ट्राई करूँगा? नहीं, एक्चुअली वसीम, जैसे हम लोग कॉलेज में, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि टीयर 3 कॉलेज में काइंड ऑफ ट्रेंड होता है कि यार सर्विस बेस्ड कंपनी में ही जाएंगे, या फिर आ, बच्चों का ही मेंटेलिटी काइंड ऑफ ऐसा होता है कि यार इतना ही जाना है या फिर पैकेज इतना ही लगेगा कॉलेज का। जैसे प्रीवियस ईयर का देखते हैं कि कॉलेज में मान लो मेरे कॉलेज में पहले 12 शायद गया हुआ था, 12 LP है, तो बच्चों की मेंटेलिटी ये रहती है कि यार इफ दिस इज द हाईएस्ट पैकेज ऑफ आवर कॉलेज, तो उससे ज्यादा हम नहीं पा सकते। बट लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं रहता है कि यार अगर हाईएस्ट पैकेज अगर किसी ने पाया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो वो अगर कम पाया या फिर ज्यादा पाया, वो तो उसका सक्सेस या फिर फेल्योर है। जो हम लोग के जो सीनियर हैं, हम लोग उसके हिसाब से खुद को क्यों जज करने लगते हैं कि यार दिस इज द पैकेज, सो वैसा ही पैकेज हम लोग भी पाएंगे, सो उतने से हम लोग सेटिस्फाई हो जाना है या फिर नहीं होना है। तो मेरे को जैसे स्टार्टिंग से ये था कि अच्छे या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, चाहे वो स्टार्टअप हो या फिर वेल स्टेब्लिश्ड हो, मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही काम करना है, चाहे मुझे उसके लिए कितना भी वेट करना पड़े। सो फ्रॉम द बिगनिंग मैं ये बोल सकता हूँ कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया। अगर मैं ये बोलना चाहूँ तो मैंने सेकेंड ईयर का जो लास्ट सेमेस्टर था, जिस समय कोरोना वगैरह आया हुआ था हम लोग के, जब मैं सेकेंड ईयर के लास्ट सेम में था तभी से कोविड वगैरह ये सब स्टार्ट हुआ था, तो मेरे को वो टाइम एज एन अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। बहुत लोगों को ऐसा होता है, फिर बहुत स्टूडेंट को यार ऐसा होता है कि कॉलेज में जाते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो सभी सब्जेक्ट काम नहीं आए। अगर बेसिकली अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ कि प्लेसमेंट जो सब्जेक्ट काम आए, तो हर एक सब्जेक्ट काम नहीं आते हैं। तो उस समय मैंने ये सोचा कि यार अब कॉलेज भी नहीं जा रहे हैं, या उस समय क्लासेस वगैरह भी नहीं चलती उतनी, तो मैंने ये सोचा कि यार अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, इंटरनेट है ही, और हर जगह से फ्री कोर्सेज प्रोवाइड हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने वहीं से फिर मैंने सोचा कि प्लेसमेंट की प्रिपरेशन क्यों ना यहीं से करना स्टार्ट कर दूं। घर में बैठा हुआ कुछ करता भी नहीं, कहीं बाहर जा नहीं सकता, तो मैंने तो उसी समय से कोविड के टाइम से मैंने अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। बट ऐसा भी होता है कि जैसे अगर कोई अगर स्टार्ट कर रहा है बेसिक से फ्रॉम द स्क्रैच, तो उसके दिमाग में फिर ये दो सवाल आते हैं कि whether I should start coding और whether I should start developing something। क्योंकि डेवलपमेंट में ये होता है कि कुछ चीजें अगर आप डेवलप करते हो तो सामने ही उसका रिजल्ट दिखता है, या फिर कोई अगर और यूज करता है तो उसे देख के मजा आता है यार, और कुछ करने का मन करता है। मेरा तो यही हाल था। तो मैंने तो वही जब कोविड के टाइम पे जब मैंने स्टार्ट भी करा था, तो हाँ डीएसए वगैरह ये सब पार्ट, क्योंकि सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था डीएसए वगैरह, तो हाँ टॉपिक्स के बारे में तो आइडिया तो था, पर मेरा मेन फोकस उधर डेवलपमेंट साइड में था, क्योंकि उधर ज्यादा मैं अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर पा रहा था कि यार उसे करना, उसमें रिजल्ट दिख रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो पहले तो मैंने डेवलपमेंट पार्ट ही अपना पहले फॉलो करा वहां पे, पर धीरे धीरे फिर इस चीज का रियलाइजेशन होने लगा कि जैसे अगर हम लोग बात करें मेंस की एंट्री लेवल के लिए, तो उसमें क्या होता है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। उस समय की अगर हम लोग बात करें तो यही 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं पूरी जी जान लगा के। पर आगे आप देखो, लेट्स सपोज कि यार अगर मैं सीएससी से अगर किसी आईआईटी या फिर एनआईटी में अगर मैं चला गया, तो इन दैट केस एक सेमेस्टर बस होता है जहाँ फिजिक्स वगैरह बस पढ़ाया जाता है हल्का फुल्का वैसे ही नॉलेज देने के लिए। बाकी उसके बाद से तो कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में हम लोग जाते हैं, तो पर फिर भी एंट्री लेवल के लिए वहां पे चाहिए होता है। तो मेरा एज सच कुछ बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं था कि कोडिंग फील्ड वाले में इंटरेस्ट, कि नहीं मुझे कोडर बनना है या फिर ये करना वो करना। बट मेरा डेवलपमेंट फील्ड जो था, क्योंकि बोथ फील्ड्स आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट है ये। बट हाँ ये है कि जैसे अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो कोई कंपनी आपको देख के आइडिया लगा लेती है कि हाँ उसकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़िया है। पर हाँ इस चीज का मुझे आइडिया था, पर यही था कि मैं उधर इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज होने लगा कि नहीं यार, अगर किसी कंपनी में या फिर जिस जो मेरी ड्रीम कंपनी है अगर मैं उसमें जाना चाहता हूँ, तो कोडिंग एंट्री लेवल पे तो चाहिए ही चाहिए। तो मेरे को ये था कि उसमें भी कोडिंग में कई सारे पार्ट्स आते हैं। जैसे आप ये हो सकता है कि आप सीपी कर लो या फिर आप डीएसए कर लो। सबको पता ही है आई गेस, जितने व्यूअर्स हो वगैरह सबको, कि हाँ पता हो, सी को डीएसए, कॉम्पिटिटिव हाँ प्रोग्रामिंग राइट। हाँ सो डीएसए ही जो है, डीएसए आई गेस सीपी का पार्ट है, पर सबसेट में बोल सकता हूँ। अगर सेट अगर सीपी है तो उसका सबसेट डीएसए है। सो आई वाज एमिंग कि मैं कंपनीज को देख रहा था जो मेरी टारगेट कंपनीज थी, कि और वो कौन सी कंपनी डीएसए पूरे फुल ऑन मतलब फुल कॉन्सेंट्रेटेड रहती है डीएसए पे, और कौन सी कंपनी सीपी वगैरह पे कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। जैसे मीडिया डॉट नेट वगैरह हो गया या फिर कोड नेशन वगैरह हो गया, तो ये तो सीपी पे पूरी फोकस रहती है। बट अमेजोन हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट या फिर और भी ऐसी जो कंपनीज हो गई,
अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ये आपका डीएसए लेवल देखती है कि आप डीएसए लेवल पे आप कितने स्ट्रांग हो। तो मैंने डीएसए अपना स्ट्रांग करना स्टार्ट कर दिया और बाकी वही है कि कोर सब्जेक्ट जो होते हैं, 4 कोर सब्जेक्ट, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग और ऊप्स, इन पे कमांड अच्छी कर लो। 5 सब्जेक्ट पे अगर आपने कमांड अच्छी कर लिया है तो आप अपने आप इन सब कंपनीज में फुल एंड फाइनली आप तैयार हो ही आप निकाल दोगे, ऐसा मेरा मानना है। फिर बात करें अगर रिसोर्सेज की, तो लव बब्बर की जो 450 जो क्वेश्चन है डीएसए सीट जो है, उसे मैंने फॉलो करा था। और स्ट्राइवर की जो सीट है उसे मैंने फॉलो करा हुआ था एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जैसे मान लो इंटरव्यू मुझे पता है कि 1 महीने बाद मेरा होने वाला है, तो 1 महीने के अंदर जो स्ट्राइवर की जो सीट है वो आप कम ही टाइम में आप तैयार कर सकते हो। वो एज एन ओवरव्यू दे देता है हर एक टॉपिक का। सो वहां से उस सीट को मैंने एज एन इंटरव्यू पर्पज मैंने तैयार किया हुआ था। और बाकी डीपी के लिए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए और रिकर्जन के लिए मैंने आदित्य वर्मा को फॉलो किया हुआ था यूट्यूब पे। तो बेसिकली कह सकते हैं कि सारे की सारी जो प्रिपरेशन थी वो सेल्फ ही थी। हाँ, ऑनलाइन रिसोर्सेज काफ़ी अवेलेबल है, तो खुद से ही पढ़ा, ऐसा नहीं कि कोई थर्ड पार्टी टूल पे गए हो या फिर किसी और की हेल्प ली हो। नहीं नहीं, जो भी करा खुद से करा, क्योंकि मेरा ये था कि 11 12 वगैरह बहुत बच्चों का मैं ऐसा देखता हूँ कि बोलते हैं यार 11 12 में मैंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा हुआ है, सो मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो मेरे को अभी अभी प्रॉब्लम आ रहा है। वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैंने भी 11 12 तक पढ़ा नहीं हुआ था कंप्यूटर वगैरह। फिर उसके बाद से भी फर्स्ट ईयर वगैरह में आया हुआ था, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता था क्योंकि कंप्यूटर वगैरह के बारे में कभी पढ़ा नहीं है। या फिर उसे चलाते समय या फिर जो भी थोड़ा बहुत डर लगता है अंदर, अपने एक डर रहता है। सो सबके साथ ऐसा होता है, पर मेरे को ये था कि यार ड्रीम्स जो भी है मेरे, सो अगर ड्रीम मेरे है तो फॉलो तो मुझे ही करना है, फिर मुझे ही उसके लिए एफर्ट लगाना है। सो इतना नहीं सोचना कि क्या है क्या नहीं है। ना आना अलग चीज हो गया, और आपको पता है कि नहीं आता है आपको और आप उस पर एफर्ट नहीं लगा रहे हो, वो अलग चीज हो गया। सो मेरे लिए ये चीज पूरी पूरी क्लियरिटी, इस चीज की पूरी क्लियरिटी थी मेरे पास कि अगर इफ आई डोंट नो समथिंग, तो उस केस में मेरे को थोड़ा भी ऐसा फील नहीं होता था कि यार बेकार हो या फिर ये है वो है। हाँ पता है अगर मेरे को नहीं आता है तो मैं उस पर काम करूंगा और अपने आप को बेहतर कर लूंगा। तो दिस वाज मेन मोटिवेशन कि हाँ यार, अगर नहीं आता है कुछ तो उस पर काम करना और अपने आप को बेहतर कर लेना उस चीज पे। राइट राइट। तो बेसिकली ना ये क्वेश्चन भी मेरे पास भी खूब आता है कि भैया बीसीए या फिर बीटेक करने जा रहे हैं, बट 11 12 में कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था, कंप्यूटर काम भी नहीं करना था कंप्यूटर पे। तो यार मैं भी लोगों को यही कहता हूँ कि यार बच्चा ना माँ के पेट से सब कुछ सीख के नहीं आता। आप बीसीए बीटेक सीएस फील्ड में जा रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, सीखोगे, फिर खुद से एफर्ट डालने हैं, चीज़ों को स्किल्स को डेवलप करना है। पहले से सीख के आना ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप अगर सीएस डिग्री में जा रहे हो तो पहले आपको ये चीज़ करनी होगी, नहीं। जो पहले करना था वो आपको 12th पास करनी थी, वो आप कर चुके हो बस। अब आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे जीरो से। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। हाँ हाँ, वो तो बाकी अपने इंटरेस्ट के ऊपर होता है कि यार अपने आप को आप इंटरेस्टेड पा रहे हो उन सब चीजों में कि नहीं है। और इंटरेस्ट अपना डेवलप भी करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि यार इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि एक मतलब एकाएक अगर ऐसा हो कि सामने आपके नई मतलब कुछ नई चीज ला के आपको रख दिया जाए, फिर नई टेक्नोलॉजी रख दिया जाए, तो सबको होता है कि यार नहीं आता है, पर इंटरेस्ट अपना डेवलप करना पड़ता है कभी कभी। तो वो राइट राइट। खुद की बात होती है ना कि आपके अंदर से वो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही कि हाँ मुझे करना है, या फिर डेवलप करना है अपने आप को ऐसा। हाँ, तो शुभम फिर उसके बाद जब माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई किया था तो कहीं से रेफरेंस वगैरह का भी जुगाड़ किया था या फिर नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी? नहीं नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के लिए तो नहीं, ऐसे जरूरत नहीं पड़ी। बाकी और सब कंपनीज में अप्लाई करा था तो वहां पे रेफरल वगैरह, या फिर मैंने तो सितंबर से, लास्ट ईयर सितंबर से मैंने लिंक्डइन ज्वाइन करा था। आई गेस ज्वाइन तो मैंने पहले ही कर लिया था, पर तब से मेरी एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि आंखें खुली थी कि लिंक्डइन के क्या बेनिफिट हो सकते हैं। हाँ, बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं कि कनेक्शन सब ज्यादा से ज्यादा बनाओ। जैसे जो जो आपकी ड्रीम कंपनीज हैं, आप उनके जो अच्छे अच्छे डेजिग्नेशन पे जो जो लोग हैं, तो उन्हें आप फॉलो करो, या उनके पास आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, आप उनके पास मैसेजेस करो। ऐसा भी होता है कि आप 100 लोगों के पास मैसेज करोगे, मैसेज की बात छोड़ दो, अगर आप 100 जगह अगर आप अप्लाई भी कर रहे हो 100 जगह पे, तो ऐसा होता है कि यार जो टेस्ट लिंक होता है वो शायद एक जगह से आए फिर 2 जगह से आए, बट इससे कुछ ये डिमोटिवेट नहीं होना है यार। बहुत लड़के हैं, बहुत लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमारा वहां पे हो ही जाए या फिर कुछ ऐसा हो। पर उससे डिमोटिवेशन नहीं लेना है कि नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारी आईटी कंपनियां हैं, सो बहुत सारी अच्छी आईटी कंपनीज हैं। सो ऐसा नहीं है कि एक जगह पे नहीं हुआ तो आपका दूसरी जगह पे नहीं होगा। आपको ट्राई करते रहना, और कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज होती है जो मैंने ऑब्जर्व करा है। ऐसा होता है ना भैया कि जैसे मान लो अगर मैं डीएसए की बात करूँ, तो यदि मैंने आज डीएसए के क्वेश्चंस मान लो, मैंने ये सोचा हुआ है कि यार आज से मुझे लगातार जितने दिन तक मैं पढ़ाई करनी है, या फिर 4th ईयर तक, प्लेसमेंट तक अपने की, यार दो दो या फिर 3 3 क्वेश्चन डेली लगाते जा रहा है।
तो ऐसा होता है कि आप 3 क्वेश्चन लगातार डेली लगाते जा रहे हो तो 4 दिन तक 5 दिन तक सही लगता है, उसके बाद से ऐसा लगता है कि यार बोरियत से होने लगती है कि यार वही सेम काम हम रिपीट कर रहे हैं। सो रिपीटेशन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो उस केस में भी यार बोरिंग होने लगता है कि सेम ही काम कर रहे हैं, क्या ही फायदा होगा, क्या ही नहीं होगा। सो उस केस में छोड़ देते हैं वही लोग। तो वहां पे कंसिस्टेंसी मायने रखती है कि यार आप कंसिस्टेंट हो कि नहीं। ऐसा भी होगा कि आप लगातार कंसिस्टेंसी से आप फॉलो करे जा रहे हो, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको रिजल्ट ना मिले। मेरा भी जैसे सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो अ, एक स्टार्टअप है, उसमें पहले मेरा सिलेक्शन हुआ, प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था 1 मार्च को, और 11 मार्च को मेरा माइक्रोसॉफ्ट में हुआ था। बट मुझे भी 28 फरवरी तक मुझे भी वेट करना ही पड़ा था। बट आई वॉज नॉट लाइक यार कोई कंपनी ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि कोई कंपनी ज्वाइन कर लूंगा तो कुछ ना कुछ रुपए तो मिलेंगे ही, और सबका ये होता है कि अगर स्टार्टिंग में अगर रुपए कमाते हैं तो अच्छा तो लगता ही है। बट मेरा ये था कि हाँ यार मेहनत किया हुआ, क्योंकि सबको ये होता है ना कि अगर आप मेहनत किए हुए हो, अगर आप कुछ किए हुए हो, तो आप दूसरे को धोखा दे सकते हो, आप दूसरों को झूठ बोल सकते हो कि यार मैंने इतना किया हुआ था, नहीं हुआ, या फिर मैं इतना कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। पर आपको खुद तो पता ही होता है कि यार मैंने अगर इतना करा है, आपको पता है कि मैंने इतना करा है, तो यार रिजल्ट तो एक ना एक दिन मिलेगा ही। बस आपको पेशेंस भी रखना, पेशेंस और कंसिस्टेंसी, व्हाट आई फेल्ट टिल नाउ कि यार दीज टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टूडेंट की अगर राइट मैं बात राइट। करूँ तो। हाँ, और इवन मैं भी ना फ्रेशर्स को ये हमेशा गाइड करता हूँ, जो भी लोग मुझसे पर्सनली कम्युनिकेशन करते हैं ना इंस्टाग्राम वगैरह पे। मैं लोगों को यार यही बोलता हूँ कि अगर जॉब वगैरह चाहिए तो लिंक्डइन पर आ जाओ। अब अगर यार आप ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर या फिर सेकेंड ईयर में हो तो आपको लिंक्डइन पे आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा। और लिंक्डइन पे अगर आज आ जाओगे तो बहुत बढ़िया चीज़ है, टाइम मिल जाएगा कनेक्शंस बनाने का, लोगों से बातें करने का। बिकॉज यार कनेक्शंस नहीं बनाओगे तुम लोगों का ही घाटा है ना। बिकॉज एंड ऑफ द डे कनेक्शन ही मैटर करते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई कंपनी में जाना है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, तो ये तो कंपनीज ही वही हैं जो बोलती हैं कि रेफरल कौन है आपका। बिकॉज डायरेक्ट तो हायरिंग बहुत रेयर चांसेस में करती हैं, है ना। या तो ऑन कैंपस करेगी तो बड़ी कंपनी से बताएंगी, या फिर ऑफ कैंपस होगा तो बोलेंगे कि रेफर लाओ। ये चीज़ होती है। तो कनेक्शंस मैटर करते हैं। अगर आप लिंक्डइन पर नहीं है तो एक्टिव होइए, प्रोफाइल बनाइए। मुझे भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और शुभम को भी भेज सकते हैं। शुभम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने प्रिपेयर किया, अगर आपको पर्सनली बात करना है तो। भैया ये होता है ना कि बहुत लोगों के मुंह से मैंने ये सुना हुआ कि यार अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है या फिर अपॉर्चुनिटी नहीं है। पर वही जैसे आपने बात की कि लिंक्डइन पे आप आओ, तो लिंक्डइन पे अगर आप आओगे तो मान लो अगर मैंने किसी गूगल वाले बंदे को यदि मैंने कनेक्ट कर रखा है, तो वो उसके कनेक्शंस में जितने लोग होंगे उनके जिस जिस पोस्ट को उन्होंने लाइक करा होगा, तो उसके थ्रू आप देख सकते हो कि अगर अगर कोई अपॉर्चुनिटी के लिए अगर पोस्ट कर रहा है, मान लो गूगल वाला बंदा किसी माइक्रोसॉफ्ट वाले से या फिर अमेजन वाले से यदि कनेक्टेड है, और उसने यदि कोई अपॉर्चुनिटी पोस्ट किया, सो इन दैट केस इनडायरेक्टली आप देख लोगे कि यार अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी में। सो अपॉर्चुनिटी भी आपको दिखाई देंगी अगर आप लिंक्डइन पे आओगे। सो यहाँ पे वास्ट अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, पड़े हुए हैं, आपको बस फॉलो करना है कुछ पाथ और ग्रैब करना अपॉर्चुनिटी, बाकी अपॉर्चुनिटी बहुत है। अच्छा, तो शुभम, अब ना लास्ट पार्ट पे बात करते हैं इंटरव्यू वाले पे। तो जो आपने बताया कि एक ही दिन में सारी प्रोसेस हो गई थी, आफ्टर कोडिंग राउंड तीनों राउंड इंटरव्यूज के जो थे वो एक ही दिन में हो गए। तो जो सबसे मेन पार्ट है सैलरी नेगोशिएशन या फिर पैकेज ऑफरिंग जो होती है, वो आपको सेम डे में हो गया या फिर आपको ऑफिस बुलाए बाद में ये सब डिसाइड हुआ? और आई गेस हाँ माइक्रोसॉफ्ट की या फिर अमेजोन की अगर है, तो अगर मैं बात करूँ तो उन सबकी एक फिक्स ये होता है कि सैलरी पैकेज जो होता है वो फिक्स होता है कि ये इतने पे करेंगे या फिर अमेजोन वाले इतने पे करेंगे। आई गेस जब हम लोग एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो उस केस में शायद नेगोशिएशन वगैरह होता है। अगर मैं बड़ी कंपनियों की बात करूँ तो स्टार्टअप्स वगैरह की बात करूँ तो उस केस में मैंने फील किया, मैंने भी स्टार्टअप में 1 महीने काम करा था, तो उसमें ये होता है कि अ, अगर आपके पास ऑफर है तो उस केस में आप नेगोशिएट कर सकते हो, या फिर वहां पे मैंने नेगोशिएशन देखा हुआ। बाकी बड़ी कंपनियों में, इन सब में, बिग टेक में मैंने नहीं देखा हुआ है कि नेगोशिएशन वगैरह के लिए उनका एक फिक्स पैटर्न होता है, उनकी फिक्स फिक्स सैलरी होती है, तो वही देते हैं। ओके, तो अब आई बिलीव कि शुभम का नाम अपने कॉलेज में आ जाएगा कि जो वो 12 LPA वाला था वो बंदा हट गया और वहाँ पे शुभम का नाम आ जाए, राइट? हाँ हाँ, वो तो आ चुका है अब। अब कॉलेज अपना भी प्रमोशन करने लगेगा इस आपकी हायरिंग की वजह से। हाँ वो तो अब कोई भी होगा यार, तो फायदा तो कोई भी उठाता है यार कि अगर मैं उस कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ तो कॉलेज को भी तो बेनिफिट कुछ मिलने चाहिए हमारे से, हमारे वजह राइट से, राइट। तो वो तो करेंगे ही। तो शुभम, अब लास्ट में सिर्फ आप अपने तरफ से क्या सजेशन या फिर इनपुट देना चाहेंगे जो लोग अभी राइट नाउ कॉलेज में हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं कि हाँ मुझे भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है या फिर टी से सर्विस बेस्ड में जाना है, वॉट एवर द कंपनी इज़। बट अगर टारगेट कर रहे हैं तो एक पाथ होता है ना कि यार ये चीज़ें फॉलो करने लग जाओ अभी से,
तभी आपको पर्टिकुलर कंपनी में आप जा पाओगे, एलिजिबल हो पाओगे इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए, या फिर इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। हम्म। तो भैया एक तो ये होता है कि जैसे कंपनी के हिसाब से होता है कि जैसे आपको एक सीजीपीए या फिर एसजीपीए जो होता है वो मेंटेन करना पड़ता है। मोस्टली कंपनियां जो होती हैं 7.5 से एवब रखती हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि यार एक सीजीपीए मेंटेन कर रखो अपना, ताकि अगर अगर आप उस एलिजिबल ही नहीं होगे तो आप क्रैक करोगे या फिर क्या करोगे वो तो बात की बात है। तो पहले तो एलिजिबिलिटी मैटर करती है। सो 7.5 एंड उससे एवब यदि सीजीपीए रहे तो अच्छी बात है। बाकी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं सिस्को की बात करूं तो वो टीएच3 के कॉलेजेस जो हैं उनसे वो 8.5 एसजीपीए से ऊपर जो बच्चे रहते हैं उनको हायर करती है। आई मीन उनको चांस देती है। एज एन अगर मैं बोलूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखूं तो 8.5 से एबव होना चाहिए उसमें सिस्को में। तो बेसिकली ये तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि सीजीपीए कितना रहना चाहिए। बट मोस्ट प्रॉब्ली या फिर और एन एवरेज यदि सभी कंपनियों का देखा जाए तो 7.5 से यदि ऊपर रहा तो बढ़िया है आपका, आप एलिजिबल मोस्टली में रहोगे। बाकी कुछ कुछ कंपनी तो ऐसी है कि यार वो बिना डिग्री के भी आपको ले लेगी अगर आपके पास स्किल्स हो तो। बट राइट। ये दूसरी बात रही। अगर इसके मार्क्स की बात करूं तो ये रहा। फिर बाकी मूल मंत्र एक ही है कि आप डीएसए आप अपने आप मतलब आप डीएसए में बेहतर कर लो, डीएसए आप अपना बेहतर करो। और जो चार सब्जेक्ट्स मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ऊप्स और नेटवर्किंग, नेटवर्किंग, राइट। इनको आपको हाँ। तो इन सब्जेक्ट्स को, बाकी यही पांच सब्जेक्ट्स जो है इनको आपको बेहतर करना है, यही मूल मंत्र है। अगर आपने ये बेहतर कर लिया और प्रोजेक्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे, मैं तो ये बोलूंगा कि मिनिमम 2 प्रोजेक्ट्स आप अपने रिज्यूमे में रखो। और इंटर्नशिप वगैरह अगर आपके पास है तो वो तो बेस्ट है। फिर वो आपको प्लस पॉइंट ही रखेगा। पर ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने इंटर्नशिप नहीं करा है तो डिमोटिवेट हो जाए, यार मैंने तो इंटर्नशिप नहीं करा उसने कर लिया। नहीं, इससे भी डिमोटिवेटेड नहीं होना है आप। अ, आपके पास यदि स्किल्स रहेगी तो कंपनी तो आपको हायर करेगी। वो भी तो चाहती है कि उसके पास अच्छे बंदे आए। सो अपने आप को उस लायक बनाओ या फिर वैसा बनाओ कि वो आपको हायर करे। और मैं तो ये बोलूंगा यार, सेल्फ बिलीव रखो। यदि आप खुद पे बिलीव नहीं करोगे कि मैं अच्छा कर सकता है फिर मैं वहां पे जा सकता हूँ, तो जैसे अगर हम लोग इंटरव्यू देते हैं फिर कुछ भी करते हैं तो वी यूज टू कन्विंस द अदर पर्सन कि हाँ यार मैं उस लायक हूँ, मैं आपकी कंपनी में आने के लायक हूँ। तो पहले तो हम खुद को कन्विंस कर लेना कि यार हम अच्छे हैं, हम वहां पे जा सकते हैं, तभी तो सामने वाले को हम लोग कन्विंस कर पाएंगे कि हाँ मैं आ सकता हूँ वहां पे। और बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं तो ये बोलूंगा भैया कि जैसे मैंने ऑब्जर्व करा है कि मैक्सिमम बच्चे क्या होता है कि ट्री और ग्राफ वाली जो टॉपिक डीएसए में जो ट्री और ग्राफ जो टॉपिक है उसे मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं टफ समझ के या फिर जो भी समझ के। बट व्हाट आई केम टू नो अबाउट इट कि मोस्टली जो कंपनियां होती हैं फिर मोस्टली जो प्रोडक्ट बेस्ड या फिर अच्छी जो कंपनियां होती हैं वो, हाँ, और सब टॉपिक्स पे तो फोकस उनका रहता ही है, पर लिंक लिस्ट, ग्राफ और ट्री मोस्टली इन पे फोकस तो रहती है वो। तो इन टॉपिक को मैं ये बोलूंगा कि स्किप ना करें। और इन सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो रिकर्जन होता है। सो रिकर्जन भी ऐसा होता है कि बहुत लोगों को अभी तक जैसे फोर्थ ईयर में पहुंच गए हैं या फिर खत्म भी होने वाला है गेस, फिर भी उनको आइडिया नहीं होता है कि रिकर्जन क्या होता है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि यार रिकर्जन पे अपनी पहले एक ग्राफ बनाओ और फिर उसके बाद से इन सब टॉपिक्स, क्योंकि अगर उस पर अगर आपकी कमांड रहेगी तो ये सब टॉपिक्स जो मैंने बताया, मान लो अगर लिंक लिस्ट बताया, ग्राफ बताया, फिर ट्री, ट्री तो पूरा उसी बेस्ड है, रिकर्जन पे बेस्ड है। तो अगर आपको वो पता रहेगा, जैसे अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग की भी बात करूँ तो उसमें मेमोराइजेशन की बात करूँ तो वहां पे भी रिकर्जन लगा रहे हैं। सो रिकर्जन इज एवरीवेयर। तो मैं तो ये बोलूंगा कि रिकर्जन पे अपनी कमांड बनाओ अच्छे से, ताकि आप इन 3-4 टॉपिक्स को एटलीस्ट कवर कर सको, जैसे लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ और डीपी एक्सट्रीम केस पे। वैसे कुछ कुछ कंपनियां ही पूछती हैं बट एक्सट्रीम केस पे पूछा जाता है। और अगर बात करूं कंपनी वाइज, अगर आप बोल रहे हो कि कैसे टारगेट करना है फिर क्या करना है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि जैसे हर एक बंदे का या हर एक पर्सन का अपना अपना एक परसेप्शन होता है कि यार मुझे इस कंपनी में जाना है। तो उस कंपनी के बारे में नोट कर लो कि जैसे ये कंपनी है, आप नोट डाउन कर लो कि इस कंपनी में मुझे जाना है। फिर उसके बाद से आप गूगल पे सर्च करो या फिर फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि वो किस किस टॉपिक से वो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछती है। अगर मैं डीएसए पार्ट बात करूं या फिर सीपी में की बात करूं कि कोडिंग लेवल पे वो कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछती है। जैसे अगर जस्ट की मैं बात करूं तो वो दो ही टॉपिक्स उसके मेन रहते हैं। या तो वो ट्री पे पूछती है या फिर ग्राफ पे पूछती है, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं दोनों टॉपिक्स पे रहते हैं। तो जिसके अगर इस पे कमांड अच्छे से रहे तो वो एटलीस्ट, अगर मैं कोडिंग राउंड की बात करूँ तो क्लियर कर ही लेगा आराम से। तो कंपनी टू कंपनी टॉपिक्स भी वेरी करता है, फिर डिपेंड करता है। तो अपनी टारगेट कंपनी पहले क्लियरिटी रखो माइंड में कि हाँ मुझे यहीं पे जाना है, तो उसके हिसाब से फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। हवा में या फिर बिना टारगेट के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि किसी डायरेक्शन में फिर आप मूव नहीं करोगे, चारों तरफ इधर उधर आप फैलते रहोगे और कहीं आप नहीं जा पाओगे। तो पहले
टारगेट फोकस, अपना एक पहले टारगेट बना लो कि हाँ मुझे इसी में या फिर इस टाइप की ही कंपनी से पहले मुझे प्लेसमेंट चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू दैट आप देखो कि क्या क्या मुझे उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है। जैसे मैंने 5 सब्जेक्ट्स बता दिए, तो अगर मैं डीएसए की बात करूँ या फिर सीपी की, अगर कोडिंग की बात करें तो बहुत बड़ा ये टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। तो कभी कभी स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, तो मैं ये बोलूंगा पहले स्मार्ट वर्क कर लो, पहले उन टॉपिक्स को पहले कवर कर लो आप, उसके बाद से बाकी और अदर टॉपिक्स पे आप जाओ। सो मैं तो यही एडवाइस दूंगा। ओके, तो बेसिकली ये कि 3 से 4 पॉइंट है। नंबर 1 इज ये कि जो लिमिटेशंस हैं सबसे पहले तो उसको दूर करो कि अगर आपके सीनियर्स को 12-13 लाख का मिला, आपको ही उतना मिलेगा या उससे नीचे मिलेगा, ये सबसे पहला पॉइंट है, इसको अवॉइड करो, ठीक है। इस पर ज़्यादा फोकस ही मत करो। दूसरा, सेल्फ बिलीव रखो कि अगर मुझे जाना है तो खुद पे पहले बिलीव होगा, तभी तो सामने वाले को बिलीव होगा ना, मुझे, है ना। तो सेल्फ बिलीव होगा। और उसके बाद में थर्ड, एक टारगेट सेट करो कि हाँ मुझे इन कंपनीज पर जाना है और मैं खुद से प्रिपेयर करूँगा, कोई और मुझे आएगा नहीं बताने के लिए। हाँ 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 ओके ओके ओके। सो शुभम, थैंक यू वेरी मच यार फॉर गिविंग अस योर टाइम टू शेयर योर एक्सपीरियंस। हाँ, थैंक यू भैया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब अगर वीडियो में मेरे साथ अभी तक बने हुए हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त तो ज़्यादा सोचो मत यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लो, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हो, वहाँ पर भी फॉलो कर लो। किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी हो तो डायरेक्ट वहीं डीएम कर दो, एज सुन एज पॉसिबल मैं रिप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।